Students, today I am going to teach you about the valence bond theory. सबसे पहले हम लोग ये देखें कि इस थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम लोग जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़े थे उसके आधार पर हम लोग ये नहीं बता सकते थे कि अगर ये क्लोरीन है, ये बोरोमीन है, या अगर हम लोग लिखते हैं इफ ये तीनों के बीच अगर हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपेयर करते तो उसके आधार पर हम लोग नहीं बता सकते थे कि किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। दूसरा, इसके आधार पर मतलब कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर पा सकते थे कि अगर बाउंड लेंथ अगर है तो किसका बड़ा है, किसका छोटा है, मतलब उसका हम लोग कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर पाते थे। थर्ड में हम लोग ये नहीं बता सकते थे कि किसमें किस तरह का शेप होगा, मतलब टेट्राहेड्रल होगा कि लीनियर होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, इसके बारे में हम लोग उसके आधार पर नहीं एक्सप्लेन कर सकते थे। तो उसी को मतलब उसी के ड्रॉबैक्स को ख़त्म करने के लिए हम लोग के पास दो थ्योरी पढ़ना है जिसको हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस थ्योरी को किसने दिया? हिटलर एंड लंदन। हम लोग लिख दिए बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927 and this was extended by the Pauling and Slater in 1931। कहने का मतलब होता है कि हिटलर एंड लंदन ने सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में थ्योरी दिया और उसको एक्सटेंड किसने किया? पॉलिंग एंड स्लेटर ने। कब? 1931 में। कभी कभी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग पढ़ें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि फर्स्ट थ्योरी में कि जो ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी भी आइटम में ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल ऑफ एन एटम टेक्स पार्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे पहला बेस क्या हुआ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है। सेकेंड में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर सेम एनर्जी लेवल का दो ऑर्बिटल है और एक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले अनपेयर्ड होगा, तब वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या देख लेंगे? 2s2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2p भी होता है। हम लोग जानते हैं कि n इजकल टू 2, तो n इजकल टू क्या होगा? 0 और 1, मतलब s और p सब ऑर्बिटल की इसमें प्रोबेबिलिटी है। अगर हम लोग देखें, इसमें लिख देते हैं 2s, इसमें लिख देते हैं 2p, तो n का वैल्यू दोनों के लिए क्या है? सेम है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि इस ऑर्बिटल से इसमें चला जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या हो गई? 2 हो गई। अब ये आराम से
दो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो सेकंड क्या थ्योरी था कि इफ एन आइटम कंटेन्स paired electrons in the orbital and then it first get unpaired, then takes part in covalent bond formation. कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, यही है सेकेंड थ्योरी। तो अब अनपेयर्ड होगा तो क्या होना चाहिए कि अगर आइटम में दो ऑर्बिटल सेम स्टेबिलिटी का है, मतलब सेम लगभग दोनों का एनर्जी लेवल क्या है, सेम है, तब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का होता है ट्रांसफर होता है दूसरे ऑर्बिटल में और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले पेयर्ड जो होगा अनपेयर्ड होगा, देन इट टेक्स पार्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ये सेकेंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। इसका दूसरा भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जैसे कार्बन है 6 1s2 2s2 2p2, ये हम लोग देख लें। टू एस टू 2p2, हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। रियल में इसकी वैलेंसी फर्स्ट थ्योरी के अनुसार 2 होना चाहिए, लेकिन कार्बन 4 वैलेंसी को शो करता है। क्या कारण है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके 2p में चले जाते हैं। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके क्या होगा 2p में चले जाते हैं, जिसके कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। इसीलिए कार्बन क्या होता है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो अब आप लोग समझ गए कि सबसे पहले अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो सबसे पहले अनपेयर्ड होगा, देन इट टेक्स पार्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड में। थर्ड थ्योरी में हम लोग क्या देखते हैं कि ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले एक दूसरे के अप्रोच करता है। मतलब अगर दो एटम में जो कि कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेना चाहता है, तो सबसे पहला कंडीशन है कि उसके ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दोनों आइटम के ऑर्बिटल एक दूसरे के नज़दीक जाता है, एक दूसरे के नज़दीक जाता है, तो क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइटम कंटेनिंग ऑर्बिटल ऑफ having item containing orbital of unpaired electron, unpaired electrons approaches to the other atom
presses to the other atom of orbital having unpaired electron. Unpaired electron. फोर्थ में क्या होगा? अगर दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे के अगर नज़दीक आता है, अप्रोच करता है, तो क्या होना चाहिए? ये जो अप्रोच होना चाहिए एक प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, अदरवाइज बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आइटम है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हम लोग देख रहते हैं, दूसरा भी आइटम है जिसके ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अप्रोच एक दूसरे के नज़दीक अगर ये इस तरह से करेगा, एक दूसरे के नज़दीक पहुंचेगा, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। कारण क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? 0 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अप्रोच ऑफ ऑर्बिटल नॉट इन प्रॉपर डायरेक्शन। प्रॉपर डायरेक्शन मतलब इसका ओरिएंटेशन क्या है? सही नहीं है, इसलिए बॉन्ड का फॉर्मेशन इस कंडीशन में नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग देख लें कि अगर वही दो ऑर्बिटल है, इसके पास अनपेयर्ड है, इसके पास भी अनपेयर्ड है, अगर एक दूसरे के नज़दीक पहुंचता है तो क्या होगा? आराम से ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग होगा और ये कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन करेगा। सॉरी। तो इसी को हम लोग कहते हैं अप्रोच इन द प्रॉपर डायरेक्शन। तो हम लोग देख लें, फॉर द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन orbitals having unpaired electrons of the two atoms approach should be in proper direction। ये कंडीशन है। अब आप लोग समझ लेंगे क्या प्रॉपर ओरिएंटेशन या प्रॉपर डायरेक्शन कहलाता है। अगर इस कंडीशन को पूरा नहीं करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब हम लोग फिफ्थ में बढ़े। कोवैलेंट बॉन्ड between two atoms takes place by the pairing of electrons between two atoms by overlapping। ओवरलैपिंग मान लीजिए कि ये हो गया, ये दूसरा आइटम का हो गया। अब देखिए ओवरलैपिंग क्या कहलाता है। ये
तो हम लोग क्या देखें, कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स टेक्स प्लेस बाय द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स बाय ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग इसी को हम लोग कहते हैं। आगे हम लोग बढ़े 6th में। A strength of the covalent bond depends upon the extent of overlapping। मतलब किस तरह का ओवरलैपिंग हो रहा है उसके आधार पर स्ट्रेंथ ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब किस तरह का ओवरलैपिंग हो रहा है। अगर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अगर पार्शियल ओवरलैपिंग हो रहा है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। अब जैसे मान लीजिए यही इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक ओवरलैपिंग मान लीजिए किस तरह से हुआ। तो ये क्या हुआ, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसमें पार्शियल ओवरलैपिंग हो रहा है तो क्या बनेगा, वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड। इसी को हम लोग कहते हैं एक्सटेंटेड ओवरलैपिंग। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, इसमें पार्शियल चूंकि ओवरलैपिंग हो रहा है, ये क्या है, पार्शियल ओवरलैपिंग। आई क्या है, लीनियर ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग। मतलब लीनियर ओवरलैपिंग में इस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन, इस तरह से ओवरलैपिंग होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। और पार्शियल में अप एंड डाउन लोब्स का ओवरलैप इस तरह से होता है, बीच में गैप रहने के कारण ये क्या होता है, वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब आगे हम लोग बढ़े 7th में। After overlapping, electron density between the center of the two atom इज मैक्सिमम। अगर ओवरलैपिंग के द्वारा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, बीच सेंटर में होता है, बीच में होता है, मतलब दोनों के सेंटर के बीच होता है। तो ये भी क्या आता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक पार्ट है। एक चीज हम लोग 8th में भी पढ़ लें कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, कम ओवरलैपिंग होगा, ये फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले फैक्टर में क्या होगा,
नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये कंपटीशन लेवल का है, इसमें इसी के आधार पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्बिटल है, एक पी है, तो क्या होगा अगर हम लोग, सॉरी फिर से देख लिया जाए, अगर हम लोग ये एस है और पी है, ये पी है, अगर एस एस ओवरलैपिंग होता है तो ये चूंकि एस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, लेकिन P होता है या D होता है या F होता है, क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। इसका डायरेक्शन है, y में होगा तो डायरेक्शन होगा, लेकिन ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। तो इसलिए हम लोग क्या देखें कि अगर P, D और F ऑर्बिटल के केस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और एस ऑर्बिटल के केस में वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब P, D एंड F ऑर्बिटल्स forms a stronger bond due to directional nature and larger extent of overlapping. लेकिन अगर एस ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा, वीक बॉन्ड बनाएगा ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल नेचर। तो हम लोग समझ गए कि अगर एस, पी, डी एंड एफ के केस में अगर ओवरलैपिंग होता है तो किसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और किसमें वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बी में हम लोग देखें, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, अब जैसे मान लीजिए अगर हम लोग देखें एस है, पी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर पीपी ओवरलैपिंग होगा, एसपी ओवरलैपिंग होगा और एसएस ओवरलैपिंग होगा, तो सबसे ज़्यादा डायरेक्शनल कौन सा है, पीपी होता है। तो क्या होगा, ये होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो पीपी ओवरलैपिंग में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, एसपी में उससे भी सबसे, एसएस ओवरलैपिंग में सबसे ज़्यादा वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। आगे बढ़ें, थर्ड सी में ऑन द वैल्यू ऑफ एन, अगर किसी भी ऑर्बिटल का अगर एन का वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाते चले जाएं तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो वीकर होते चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1 1 1 2 2 2, यही होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। इस जैसे हम लोग लिख सकते हैं 1s2p 2p 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 3s 3s2p। एन का वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटते चला जाता है। यही होता है कि किस तरह से
ओवरलैपिंग के द्वारा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है या घटता है। अब हम लोग लास्ट में देख लें कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कोवैलेंट बॉन्ड has been divided into 3 parts। एक नंबर में हम लोग क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। 2 नंबर में क्या होगा, पाई बॉन्ड। और 3 नंबर में क्या होगा, डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड ये फॉर कंपटीशन। डेल्टा बॉन्ड हम लोगों को कंपटीशन लेवल में पढ़ना है, बोर्ड लेवल में केवल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग सिग्मा बॉन्ड क्या होता है उसको देखें। सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सिग्मा बॉन्ड इज formed by the axial or linear overlapping of atomic orbitals। ये 3 तरह का होता है। एसएस ओवरलैपिंग मतलब दोनों आइटम का एस ऑर्बिटल भाग लेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। एक का एस दूसरे का पी, तो एसपी ओवरलैपिंग कह देंगे। एंड सी में क्या होगा, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग मतलब दोनों ऑर्बिटल का, दोनों आइटम के जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, पीपी होगा। मतलब उसका भी पी ऑर्बिटल और दूसरे का भी पी ऑर्बिटल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एक ही लिख देते हैं, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग। सबसे पहले हम लोग देख लें एसएस ओवरलैपिंग क्या होता है। इसमें दोनों आइटम का एस ऑर्बिटल ही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है, एसएस ओवरलैपिंग। जैसे हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ H2। हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिखते हैं, 1s1। एक हाइड्रोजन का और दूसरे हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, दोनों मतलब H। ये कौन सा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड। एसएस ओवरलैपिंग का क्या एग्जांपल हुआ, फॉर्मेशन ऑफ H2। इसमें दोनों आइटम का एस ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग में भाग लेता है, इसलिए हम लोग इसको एसएस ओवरलैपिंग कहते हैं। एसएस ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड में एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग क्या कहलाता है, इसमें एक आइटम का एस ऑर्बिटल और दूसरे आइटम का पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेता है और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होगा, सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड होगा। जैसे फॉर्मेशन ऑफ HF हाइड्रोजन 1s1, एफ में 1s2 2s2 2p5 होता है।
2p, आई देख लीजिए OR-1, OR-1, ये 2pz हुआ। तो ये देख लीजिए, ये क्या हो गया, ये p 2pz1 और एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हम लोग देख लें। ये सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन s, इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1s1। हाइड्रोजन आई किसका है, फ्लोरीन का है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका, वही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया। ये p और ये s, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, मतलब फॉर्मेशन ऑफ HF, HCl, HBr, HI सारा किसका एग्जाम्पल होगा, sp ओवरलैपिंग का होगा। C में pp ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग में क्या होता है कि दोनों आइटम का जो ऑर्बिटल होगा p ऑर्बिटल ही होगा। अब जैसे लिख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ F2, फ्लोरीन का 9 होता है, हम लोग जानते हैं। टू पी एक्स, 2py, 2pz, तो क्या हो गया, 2pz1 एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक फ्लोरीन का और दूसरे का भी p ऑर्बिटल, ये f और ये EVF है, EVF है, फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मेशन ऑफ F2 में क्या होगा कि दोनों का p ऑर्बिटल ही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया, तो इसलिए इसमें pp ओवरलैपिंग हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे कि सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ SS ओवरलैपिंग के द्वारा हुआ, SP ओवरलैपिंग के द्वारा हुआ और PP ओवरलैपिंग के द्वारा हुआ। समझ गए और एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम लोग पढ़ें पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड इज formed by partial or sidewise overlapping of atomic orbitals। उस समय भी बताए थे इस तरह से, यही होता है पार्शियल ओवरलैपिंग, इस तरह से। तो बीच में जो गैप रह जाता है इसी कारण इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। एक एग्जांपल हम लोग देख लें, फॉर्मेशन ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं 8 होता है, 1s2 2p4, टू s2 2px 2py 2pz, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग देख लें फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन में एक का 2pz, दूसरे का 2pz,
ये दो पेयर एक ये, चूँकि हम लोग जानते हैं 2py और 2pz एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होता है, तो ये क्या हुआ पाई बॉन्ड, आई क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड। इसीलिए हम लोग लिखते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड, ये क्या होता है पाई बॉन्ड। पहले सिग्मा बॉन्ड होगा तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब सिंगल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन संभव नहीं है। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाई सिग्मा बॉन्ड। अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लें, फॉर्मेशन ऑफ N2, फॉर्मेशन ऑफ N2, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार। तो एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन ये हो गया px, दूसरे का px, ये क्या हो गया px, ये हो गया px, ये क्या हो गया py, इसका py, सॉरी यहाँ लिख देते हैं py, ये py, एक क्या बचा pz, ये pz हो गया, ये pz और दूसरे का pz, ये भी ओवरलैपिंग, पार्शियल ओवरलैपिंग। एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब हम लोग लिख सकते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया है तो दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से हम लोग क्या देखे कि फॉर्मेशन ऑफ N2 में दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीक बॉन्ड होता है, उसका बॉन्ड एनर्जी भी कम होगा। आज इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डेल्टा बॉन्ड पढ़ेंगे और सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे। थैंक्स।